नमस्कार। आज हम बचे हुए टॉपिक आइसोमर्स को ख़त्म करते हैं। आइसोमर्स होते क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। आइसोमर्स किन्हें बोलते हैं? जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आइसोमर्स सिंपल सी चीज ये है कि आइसोमर्स हम उन स्ट्रक्चर्स को बोल सकते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम बन रहा है बट कार्बन को अलग अलग पोजीशन पे रखकर अलग अलग नए नए स्ट्रक्चर तैयार किए जा सकते हैं। इनको हमने नाम दे दिया आइसोमर्स। हमारे जो टॉपिक के हिसाब से 10th के टॉपिक के हिसाब से जो आइसोमर सिलेबस में है वो हमें ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के आइसोमर बनाने सीखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं ब्यूटेन के। ब्यूटेन के आइसोमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं C4H10। इसका मतलब इसके पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे और इन्हीं का यूज करके हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं 4 कार्बन से तैयार करते हैं, एक सीधी चेन बना लेते हैं। ठीक है, चारों कार्बन लग गए अपने। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने की बारी है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यानी कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसका ऑक्टेट कंप्लीट इन 3 हाइड्रोजन की हेल्प से। ऐसे ही अगले वाले का काउंट करते हैं, 2 4 6 8 कंप्लीट। ऐसे अगले वाले के पास भी सेम, इतना तो सबको आता ही होगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। अपने पास 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8, 2 ये हो गए 10, टोटल 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। तो हम इसको ऐसे एक सीधी चेन में अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप आईयूपैक नेमिंग सीखोगे तो उसमें पहली चीज ये बोली जाती है कि आपको सबसे लंबी एक कार्बन की चेन ढूंढनी है। तो यहाँ पे सबसे लंबी चेन जो दिख रही है वो सीधी की सीधी है, 1 2 3 4। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, सारे के सारे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो गए। तो आप सीधे सीधे इसको बोल सकते हो नॉर्मल ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन, ऐसे हम लिखते हैं इसे। ये इसका नाम हो गया। एन क्यों लगा? क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया हुआ है। ब्यूट, 4 कार्बन को हम ब्यूट पढ़ते हैं। क्लियर है ना इतना? तो ये सबसे पहला आइसोमर तैयार हो गया हमारा ब्यूटेन का। अब सेकंड आइसोमर बनाते हैं। 3 कार्बन ले लिए, एक जो हमारे पास पेयर है उसको फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगाना। अगर आप फर्स्ट और लास्ट पे लगाते हो तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया कार्बन, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, एन। और ध्यान से देखो, इसको सीधा ऐसे कर देंगे तो वही नॉर्मल ऊपर वाला ही बन गया स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या बन रहा है हमारा? एन ब्यूटेन। तो इससे पता चलता है कि कार्बन को फर्स्ट कार्बन के नीचे या इस आखिरी वाले कार्बन के नीचे लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस बचे हुए कार्बन को हम फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कहीं पे भी लगा सकते हो। अपने पास जो ऑप्शन है यहाँ पे, ना फर्स्ट पे लगाना है ना लास्ट पे लगाना है, बचा एक कार्बन, इसके नीचे लगा देते हैं। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक एल्काइल ग्रुप का मेंबर है जिसे हम क्या बोलते थे? मिथाइल। बाकी जो बच गए वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो जाएंगे कार्बन। अब कोई बोले भाई इसका नाम बता दो, तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया भाई। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 3 कार्बन की। 3 को हम बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन में, तो नाम के पीछे आ गया एन, प्रोपेन। अब बारी आई इस फंक्शनल ग्रुप की। ये बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम हमेशा नियरेस्ट
कार्बन को काउंट करने की कोशिश करते हैं जहां से सबसे नजदीक वो कार्बन पड़ेगा जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ से इधर से काउंट करोगे तो ये एक कार्बन हो गया, पहला कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, या फिर राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। तो हम काउंटिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते थे, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते थे। अब चेक करना है फंक्शनल ग्रुप नजदीक कहां से पड़ रहा है। तो भाई नजदीक दोनों साइड से सेम पड़ रहा है। लेफ्ट से भी काउंट करोगे तब भी ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, राइट से भी काउंट करोगे तब भी ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो। तो हम लेफ्ट टू राइट ही ले लेते हैं। तो सेकंड कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा 2। ठीक है, क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मिथाइल नंबर। ठीक है, तो ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो किस कार्बन पे लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। नाम क्या है इसका? मिथाइल। लगा दिया प्रोपेन। ये डैश जो है ये डिनोट करता है कि मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, किस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो आप बोलोगे सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारा सेकंड आइसोमर तैयार हो गया, इनके बीच में एक। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेंबर था, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है। सेम नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन का यूज करके हमने दो स्ट्रक्चर तैयार कर दिए। चेक कर लो, 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन, इतना ही था ना, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो हम सिर्फ इन्हीं की मदद से अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया था आइसोमर्स। ठीक है, तीसरा आइसोमर तैयार करते हैं। हमारे पास ऐसे पूछा भाई, ठीक है, कोशिश करते हैं। अगर आप बोलोगे भाई यहां लगा देते हैं तो फिर से लॉन्गेस्ट चेन, ये नहीं पॉसिबल भाई। हम यहां लगा देते हैं, फिर से वही लॉन्गेस्ट चेन 4 की बन गई, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। हम यहां लगा देते हैं इसे, तो यही बन गया जो अभी बनाया था। आप बोलोगे नहीं नहीं, इसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। बात एक ही है, ऊपर की तरफ लगाओ चाहे नीचे की तरफ लगाओ, नाम तो सेम ही पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने हमने इसके आइसोमर तैयार किए थे, आपके पास सिर्फ 2 ही आइसोमर तैयार हो सकते हैं, इसमें तीसरे की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो ब्यूटेन होते हैं इसके पास ये 2 आइसोमर तैयार होते हैं, एक सीधी स्ट्रेट चेन का यूज कर रहे हैं और एक ब्रांच चेन की हेल्प से हमने इसमें तैयार कर दिया। ठीक है, आसान है, इसे नोट करो। फिर हम ब्यूटेन के बाद पेंटेन और हेक्सेन का और आइसोमर्स देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट आइसोमर है अपना पेंटेन। पेंटेन के पास अगर हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो ये होता है C5H12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं। अब इनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके देखते हैं नए नए क्या क्या स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप अपनी लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, उसके बाद उसका नाम रख देना। ठीक है, तो पहले शुरुआत हम एक सीधी चेन के साथ करते हैं। 5 कार्बन है तो भाई ये हमारे 5 कार्बन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन लगे हुए चारों तरफ। ठीक है, चलो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 5 कार्बन और बचे चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। टोटल कितने हो गए? 5 और 5 10 प्लस 2 ये हो गए 12 हाइड्रोजन हो गए और 5 हमारे पास कार्बन हो गए। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर ढूंढोगे तो 1 कार्बन 2 3 4 5, पांचों की ही सीधी चेन बन गई। कोई भी कार्बन हमारे पास एक्स्ट्रा बचा नहीं है, तो आप इसे नॉर्मल पेंटेन के नाम से लिख सकते हो, एन पेंटेन। तो ये सबसे पहला आइसोमर हमारा। ठीक है, अब हम सीधी चेन में तो और बना नहीं सकते, एक को अलग रख लेते हैं, स्पेयर में रख लेते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है,
तो भाई हमने बाकी बचे हुए से एक सीधी चेन बना ली। एक जो अपने पास एक्स्ट्रा बचा है उसको फर्स्ट और लास्ट पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो हम यहाँ लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। जब यहाँ पे आप काउंट करना स्टार्ट करोगे कार्बन्स को, तो आप बोलोगे भाई ये एक पहला कार्बन हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। लॉन्गेस्ट चेन 4 की ही बनेगी, आप नीचे की तरफ बढ़ के वापस नहीं जा सकते, बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन की। तो ये तो कंफर्म है कि नाम में ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे एन तो आएगा ही, तो ब्यूटेन तो बनेगा ही बनेगा। अब बारी आती काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें। तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ये जो कार्बन बच गया, ये एक एल्काइल ग्रुप का मेंबर है जिससे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब इस मिथाइल को चेक करना है कि नजदीक किधर से पड़ेगा, लेफ्ट से काउंटिंग करते वक्त ये नजदीक पड़ेगा कि राइट से काउंटिंग करते वक्त ये नजदीक पड़ेगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो आप इसका नाम दोगे 2। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और पड़ गया नाम इसका क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमने काउंटिंग लेफ्ट टू राइट की है क्योंकि सेकंड कार्बन पे लेफ्ट टू राइट में ही नजदीक पड़ता है। तो आपकी ये वाली काउंटिंग हटा दी जाएगी और लेफ्ट टू राइट आपने इसको नाम लिखना है। तो ये एक आइसोमर तैयार हो गया, 2 आइसोमर हमने बना चुके हैं पेंटेन के। ठीक है, बचे हुए अगले को बनाने की कोशिश करते हैं, थर्ड आइसोमर। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई 4 कार्बन की अगर हम चेन बनाते हैं तो जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको हमने यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगाया है, क्यों ना हम यहाँ पे लगा दें। जब आप ऐसा करोगे, लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप ऐसा कुछ करोगे तो इसका नाम लिखने की कोशिश करो। चेक करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन वही 4 की होगी, 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो नीचे जो बच गया ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया मिथाइल। अब इसको चेक करना है किधर से नजदीक पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट करोगे तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, और राइट से स्टार्ट करोगे काउंटिंग तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो सेकंड पे आ रहा है तो नजदीक यहां से पड़ रहा है, तो नाम राइट टू लेफ्ट से ही लिखना पड़ेगा आपको इसको। तो इसका जो नाम होगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या लगा हुआ है भाई, इस पे मिथाइल लगा हुआ है, और लॉन्गेस्ट चेन कितने की थी, 4 की। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम यहाँ पे, तो सेम है। तो इसका मतलब हम 4 में अब और एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। तो अब कोशिश करते हैं 4 में जब सेम बन रहा है तो एक और कम कर लेते हैं। अब अपने पास 2 एक्स्ट्रा बच गए, उन 2 को देख लेते हैं। एक को हम यहाँ लगा देते हैं, एक कार्बन और बच गया उसको इसके ऊपर की तरफ लगा देते हैं। ठीक है, बाकी की सबके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। ये हमने बना दिया। ठीक है, अब इसका नाम रखने की कोशिश करते भाई, कैसे भी पढ़ लो, ऊपर से नीचे चले जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट चले जाओ, 3 कार्बन की ही चेन दिख रही है हमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन की है, तो चलो भाई इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे दोनों लगे हैं, तो पहला भी दूसरे पे लगा हुआ है, दूसरा भी दूसरे पे लगा हुआ है। नाम क्या है इसका, डाई मिथाइल, और इसे पढ़ेंगे हम प्रोपेन। पहला जो ये मिथाइल ग्रुप है वो भी सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप भी सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम पड़ गया क्या, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा थर्ड आइसोमर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं, तीनों आइसोमर्स हमने बना दिए। अब बात करते हैं हेक्सेन की।
हेक्सेन के बनाते हैं। हेक्स का मतलब होता है 6 और इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे 14। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो सीधी सीधी चेन बना लेते हैं भाई। ठीक है, सिंपल सीधी चेन है, हाइड्रोजन इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, आप लगा लेना। इसका जो नाम पड़ेगा वो हो जाएगा एन हेक्सेन। ठीक है भाई, तो पहला आइसोमर हमारा तैयार हो गया। दूसरा आइसोमर 6 की जगह पे हम सिर्फ 5 कार्बन लेते हैं, एक अपने पास एक्स्ट्रा है। उस एक्स्ट्रा को फर्स्ट और लास्ट पे तो लगा नहीं सकते, अपने पास क्या ऑप्शन है, यहां लगा देते हैं। ऐसा भी हो सकता था सेकंड पे ना लगा के थर्ड पे लगा देते, हो सकता था। तो इसके हिसाब से नाम रखने की कोशिश करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से 1 2 3 4 5, 5 के लॉन्गेस्ट चेन है। तो 5 को हम क्या पढ़ते हैं भाई, 5 को हम पढ़ते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये पेंटेन तो है ही है। ठीक है, अब इस फंक्शनल ग्रुप को नजदीक कहां से पढ़ा जा रहा है, राइट से 5 काउंट करोगे कि लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ही दिख रहा है, नजदीक पड़ रहा है यहाँ से, तो सेकंड कार्बन पे, तो ये फंक्शनल ग्रुप है भाई हमारा। ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बन गया, ये यहाँ पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप बन गया हमारा। तो ये जो लगा हुआ है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बेसिस पे नाम डिसाइड करते हैं। कौन से कार्बन पे लगा हुआ है ये, सेकंड पे लगा हुआ है। क्या नाम था इसका, मिथाइल नाम था, तो नाम पड़ गया 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है इतना। वैसे ही चलते हैं, इसका नाम रखते हैं। कौन से कार्बन पे लगा हुआ है ये, तीसरे कार्बन पे, तो इसका नाम पड़ जाएगा 3 मिथाइल, 5 को हम बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड यानी एन, तो नाम पड़ गया इसका 3 मिथाइल पेंटेन। आसान था, इतना आ गया समझ में। तो हमने एक आइसोमर यहाँ तैयार कर दिया इसका, एक यहाँ पे तैयार कर दिया, एक यहाँ पे तैयार कर दिया। ठीक है, और भी आइसोमर ट्राई करते हैं। 5 की लॉन्गेस्ट चेन ली थी इस बार, तो अब थोड़ा सा एक कम और कर देते हैं। तो अगला जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो 4 पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा रह गए। अब उन 2 कार्बन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं और बचे वाले को यहाँ लगा सकते हैं, या फिर अपने पास एक ऑप्शन ये भी है, जो बचे हुए कार्बन है उसको एक ही के ऊपर दोनों लगा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं नाम में कोई चेंज आ रहा है क्या या फिर सेम बन रहा है। अगर इसका नाम लिखने की कोशिश करोगे तो लेफ्ट टू राइट अगर काउंट करते हो तो लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, राइट टू लेफ्ट में भी 4 की है। लेफ्ट टू राइट करते हो तो ये फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे पड़ता है और वो थर्ड पे पड़ता है। वैसे ही राइट टू लेफ्ट काउंट करते हो तब भी ये सेकंड पे पड़ता है और ये वाला थर्ड पे पड़ता है। तो आपके पास चॉइस है, कहीं से भी काउंट कर लो। तो हम लेफ्ट टू राइट ही चलाते हैं, उसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। पहला जो आ रहा है वो सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, अगला जो आ रहा है वो थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, ये दोनों हमारे मिथाइल है। ठीक है, तो पहले पे आ रहा है सेकंड, पहला जो आ रहा है वो सेकंड पे आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है वो थर्ड पे आ रहा है। टोटल कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो डैश डाई मिथाइल, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नाम पड़ गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, इसका नाम रखना हमने। तो सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन अपनी 4 की है, 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ नजर आ रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे नाम लिखें अगर हम इसका, तो पहला भी सेकंड पे लगा हुआ है, दूसरा भी सेकंड पे लगा हुआ है, तो 2,2 डाई, डाई मतलब 2 कार्बन, 2 मिथाइल आ गए हमारे पास, इसलिए तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसके 5 आइसोमर है, 2 यहाँ पे है, 3 ये है। ठीक है, आसान था आइसोमर्स, इन्हें अच्छे से देख लो एक बार और नोट करिए। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो अपने पास पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो मिलता है साइक्लोपेंटेन का।
दूसरा जो स्ट्रक्चर हमें बनाने को पूछा जाता है साइक्लोहेक्सेन का, और तीसरा जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है हमारे पास वो है बेंजीन का। ठीक है भाई, तो देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5, तो हमारे पास 5 कार्बन होंगे और ये सारे के सारे एन है यानी सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को लेके आते हैं। इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 यहाँ से 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8, वैसे इनके भी कंप्लीट हो जाएंगे ऑक्टेट। ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन का बनाते हैं, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, एन लगा हुआ है इसलिए। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 5 6 7 8, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो आसान था ये साइक्लोहेक्सेन भी। अब बेंजीन की बारी आती है। चलो बेंजीन इसके बाद देखते हैं। ठीक है, पहले इनको देख लो एक बार, इनका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर बेंजीन को भी देख लेंगे डॉट स्ट्रक्चर में। डॉट बनाना बहुत आसान है, एक बॉन्ड को हटा के 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं आपने। तो आप अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है तो एक बॉन्ड को हटाओ और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। हर एक बॉन्ड को हटा के आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। थोड़ा सा बोरिंग है बट करना पड़ेगा। तो ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया भाई किसका? साइक्लोपेंटेन का। ऐसे ही आप साइक्लोहेक्सेन का बनाओगे खुद से, मैं बेंजीन बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो लेफ्ट वाला रब कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं बेंजीन को। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो C6H6 होता है। अब 6 कार्बन है अपने पास, सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं, मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। एक एक हाइड्रोजन सबको मिल पाएगा जिस हिसाब से इसके पास हाइड्रोजन दिए गए हैं। अब बारी आती है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। इस कार्बन के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाए, जबकि हमें कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन और करने के लिए हाइड्रोजन तो आ नहीं सकते, तो ये एक डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? तो इसको मिल गया डबल बॉन्ड, इसकी वजह से ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो गया होगा इसका। 2 4 6 8 कंप्लीट। अगले वाले कार्बन के पास 2 4 6 8, इसका भी कंप्लीट। नीचे वाले का चेक करते हैं, 2 4 6 नहीं हुआ, ठीक है भाई, एक डबल बॉन्ड ये भी बना लेगा, 8 इसके हो गए। ऐसे ही एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो ये है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बेंजीन का। ठीक है, आसान था। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर भी देखें, पहले एक बार देख बना लो इसे, फिर इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डॉट बनाना आसान है, एक बॉन्ड हटेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा। तो अगर यहाँ से हटा रहे हो तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से हटा रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हटा रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड हटे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेम काम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी।
तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस के हिसाब से, एक है हमारे पास कंबशन, दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशन, तीसरी जो है हमारे पास वो है एडिशन। तो ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स चाहे कैसा भी हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंबशन सारे करेंगे। वो बात अलग है कोई पूरी तरीके से जलेगा, वो बात अलग होगी कि कुछ जल नहीं पाएंगे पार्टिकल्स किसी के। ठीक है, तो कंबशन हमेशा याद रखना, ये एक ऐसी खूबी है जो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों के लिए सेम है, तीनों जलेंगे ही जलेंगे। ठीक है, एल्केन्स सिंगल बॉन्ड रखते हैं तो उनको जलाने के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं है। तो अब बात करते हैं कंबशन की। कंबशन का मतलब होता है बर्न होना, जलना। ठीक है, कोई चीज या तो पूरी तरीके से जल जाती है या फिर कुछ धुआं या फिर ऐश लास्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब जैसे हमारे पास मीथेन, ये हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये आराम से एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो बनाएगा CO2, वाटर एंड हीट। ठीक है भाई, आराम से पूरी तरीके से जल जाता है, हीट यानी एनर्जी। ठीक है, तो आसानी से जल जाता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की खासियत ही यही है कि नॉर्मल हवा में जितनी ऑक्सीजन है वो इनके लिए सफिशिएंट है जलने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से बर्न हो जाते हैं। अच्छे से बर्न होने का मतलब ब्लू कलर की फ्लेम नजर आएगी आपको, इसमें कोई ऐश नहीं देखने को मिलेगा और ना के बराबर ये पोल्यूटेंट्स एयर में डालता है क्योंकि इसके सारी चीजें आराम से जल जाती हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लोगे, इथीन या फिर इथाइन ले लोगे, तो उनको जब बर्न करोगे तो वो काला धुआं, येलो फ्लेम और बहुत सारा ऐश और पॉल्यूटेंट्स को एयर में छोड़ देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो एयर में सफिशिएंट नहीं थी। आपको अलग से उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तब जाके वो ब्लू फ्लेम देंगे और पूरी तरीके से जल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, कंबशन एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, तीनों में एप्लीकेबल है ये, या तीनों के लिए सेम है ये। ठीक है, जलती है चीजें। एल्केन्स अच्छे से जल जाते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कम एनर्जी चाहिए। एल्कीन्स और एल्काइंस को जलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड है, तो आपको अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तब जाके वो पूरी तरीके से जल पाते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। सेकंड पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। नाम से पता चल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हम कोई तीसरा एलिमेंट डाल रहे हैं वहां पे। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारे पास मीथेन है, ठीक है, ऊपर वाला ही हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने, इसमें हाइड्रोजन को हटा के कोई एलिमेंट जोड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दिया। ये हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, जब हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था तो उसमें हमने ऐसा करते हुए देखा था कि आखिरी वाले हाइड्रोजन को हटा के हमने उसकी जगह क्या यूज किया, क्लोरीन यूज किया। अब यहाँ पे जब लास्ट में आपने क्लोरीन लगा दिया तो ये कुछ नाम में चेंज लाएगा, ये हेलो एल्केन्स बन गया एक तरीके से। तो नाम में चेंज लाएगा प्रीफिक्स में, इसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन लगाया तो नाम क्या आ जाएगा, क्लोरो। और ये था क्या, ये था मिथ, एक कार्बन था, सिंगल बॉन्ड था, तो नाम इसका जो बदल के क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एक सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट, इसको हमने नाम दे दिया क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ हम एल्केन्स में डील करने वाले हैं, तो आप हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूशन किस में चलानी है हमने, एल्केन्स में। कंबशन तीनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो या फिर एल्काइंस हो, तीनों के लिए कंबशन चलाई जाएगी।
एडिशन की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये चलेगी सिर्फ एल्कीन्स या फिर एल्काइंस के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए। ये तीनों पे, ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स पे, और ये एल्कीन्स और एल्काइंस यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन को, पहले खत्म कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ गया कि एक हाइड्रोजन को हटा के हम उसकी जगह कोई और एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन ले लिया था, तो इसका नाम बदल गया, क्लोरोमीथेन हो गया, और इस रिएक्शन को हमने नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें खास चीज ये भी है, आप इसको एक स्पेशल नाम भी देते हो। अगर क्लोरीन किसी हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाता है तो ऐसी प्रोसेस को हम कई बार क्लोरीनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो प्रोसेस नजर आ रही है जिसमें हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया है, इसको हम क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, जनरली हम एडिशन रिएक्शंस को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड में बदलने के लिए करते हैं। तो मान लो भाई हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया भाई इथीन ले लिया। ठीक है, मैं एक बार रब कर देता हूँ ऊपर वाला। मान लो हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया इथीन। ठीक है, इथीन है तो यानी डबल बॉन्ड होगा। ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हमारे पास है इथीन। हम इस कंपाउंड में ऐड करने वाले हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो जैसे आप इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करते हो, आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन में एक हाइड्रोजन और दे देगा। पहले वाले 2 तो है ही है, उनको लगा देते हैं। वैसे ही अगले वाले कार्बन के पास भी 2 ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन यहां से इसके नीचे आ जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड तो लगेगा। ऑक्टेट काउंट कर, ऑक्टेट देखते हैं इनका कंप्लीट हुआ कि नहीं। 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बदला है सैचुरेटेड में। अब ये ऐसे ही नहीं हुआ, यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल। निकल के अलावा पैलेडियम का भी यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट का यूज करके आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बदल सकते हो सैचुरेटेड कंपाउंड में। ये एक एग्जांपल हो गया एडिशन रिएक्शन का। और इस टाइप की प्रोसेस जिसमें हम सिर्फ हाइड्रोजन का यूज करते हैं अनसैचुरेटेड में बदलने के लिए, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है। इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये रिएक्शन, और इन कैटलिस्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, जिसमें हम एक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आसान था। इसी में ही हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स को देख लेते हैं। ठीक है, हम वेजिटेबल ऑयल्स को बदलेंगे घी के अंदर। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। मान लो यही हमारा वेजिटेबल ऑयल है, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, आपने हाइड्रोजन ऐड किया निकल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, और जैसे ही किया तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन कर दिया वेजिटेबल ऑयल का, और ये जो चीज तैयार हुई ये हमारी वेजिटेबल घी है। ठीक है, तो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजनेशन का, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट कर देते हैं वेजिटेबल घी में, यानी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बदल देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। इथेनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है,
ऑल लगा हुआ है यानी फंक्शनल ग्रुप में हमें OH देखने को मिलेगा और ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो C2H5OH ये इथेनॉल कहलाता है। अब इस इथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की में, तो हम इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। इथेनॉल कलरलेस होता है और इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर के मुकाबले कम है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वाटर के मुकाबले कम है, लगभग 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कलरलेस है और आप ये बोल सकते हो कि बर्निंग टेस्ट है इसके पास और प्लीजेंट स्मेल है। ठीक है, अगर आपके पास इथेनॉल है जिसमें 5% पानी है, 5% क्या है, H2O है, बाकी इथेनॉल है, तो हम इसे पढ़ते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। और अगर इसके पास 100% प्योर इथेनॉल ही है तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पिरिट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। और बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी हमने, लगभग 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, एंड बर्निंग टेस्ट होता है। साथ में हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ये पानी के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और कोई कलर चेंज लिटमस पेपर का नहीं चेंज करता या लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं दिखाता क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक बार इसे अच्छे से देख लो। इसके बाद तो इथेनॉल की अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले होती है कंबशन। हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है कंबशन। कंबशन का मतलब हो गया जलना। ठीक है, तो जो इथेनॉल होता है वो नॉर्मल हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में बर्न हो जाता है और पूरे तरीके से बर्न होता है, कोई ऐश, कोई एक तरीके से रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, यानी एक बहुत अच्छा फ्यूल भी है। तो इसको देख लेते हैं। C2H5OH ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप इसे बर्न करोगे, कंबशन करोगे इसका, तो आपको मिलेगा CO2, वाटर और हीट। लाइट भी बोल सकते हो, लाइट भी मिलेगी, बट ये एक रिएक्शन है जिसे आपको ये समझ आना चाहिए कि जो इथेनॉल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से बर्न हो जाता है। सैचुरेटेड कंपाउंड है ऊपर से, तो आराम से बर्न हो जाएगा, इसकी वजह से एक गुड फ्यूल है। कई कंट्रीज में इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके डाला जा रहा है ताकि हम पेट्रोल को थोड़ा लंबे टाइम तक चला पाए। ठीक है, तो एडिटिव की तरह भी यूज किया जाता है मिथेनॉल बहुत सारी कंट्रीज में, एग्जांपल ब्राजील भी है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्सीडेशन। तो जब कंट्रोल्ड कंबशन होगी तो हम उसे क्या नाम देंगे भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब भाई ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा इथेनॉल है C2H5OH, जब हम इसको कंट्रोल्ड कंबशन में डालते हैं यानी हम इसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से हमें मिलेगी। तो पहला है हमारे पास एल्केलाइन KMnO4, आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 का यूज कर सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया ऊपर वाला और ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इथेनॉल को ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें भाई, इथेनोइक एसिड में। तो ये बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH प्लस पानी अलग हो जाता है इससे।
ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है ये हमारी इथेनोइक एसिड है, ठीक है, एक बार इसे नोट करिए। तो सेकेंड रिएक्शन हमने देखी ऑक्सीडेशन, इसके अंदर हमने इथेनॉल को कंट्रोल्ड कंबशन करके दिखाई। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। एक एसिडिफाइड हो गया K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, और एक हो गया हमारे पास एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इसे, और ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। तो ये काम की रिएक्शन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ये टेस्ट भी है, ठीक है। तो हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं इथेनॉल को, और चेक करते हैं कि भाई कैसे क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट तैयार होगा। तो उठा लेते हैं अपना C2H5OH को, प्लस क्या डालते हैं इसमें, सोडियम मेटल। तो जैसे आप इसमें सोडियम मेटल डालोगे ये बनाएगा C2H5ONA प्लस, साथ में ये रिलीज करेगा ये बनाएगा, और साथ में ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन। तो जैसे ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, आप इसका पता लगा सकते हो। कोई कहे कि भाई आपके पास एक वेसल में इथेनॉल डाल के दिया गया है और आपको प्रूव करना है कि वो इथेनॉल ही है, तो आप उसमें एक सोडियम मेटल को डाल दो। जैसे आप उसमें सोडियम मेटल को डालोगे, ये सोडियम मेटल इसके साथ रिएक्ट करके रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना बहुत आसान है। आप कोई भी बर्निंग कैंडल या कोई भी मैच स्टिक इसके पास लेके जाओ, पॉप साउंड अगर आपको आता है तो आप समझ जाना भाई कि भाई ये हाइड्रोजन गैस ही थी, यानी ये इथेनॉल ही था, क्योंकि इसने सोडियम के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या रिलीज करनी है, हाइड्रोजन ही रिलीज करनी है। तो ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, ये एक्चुअल में एक टेस्ट की तरह यूज की जाती है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कोई भी एक टेस्ट बता दो जिससे कि इथेनॉल का पता किया जा सकता है, तो आप बोलोगे सोडियम मेटल टेस्ट कर सकते हैं हम, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो कंपाउंड हमें मिला है वो एक इथेनॉल है, ठीक है। नोट करिए इसे। चलो भाई चौथी रिएक्शन देख लेते हैं। चौथी रिएक्शन में आ जाता है अपने पास डिहाइड्रेशन। नाम से पता चल रहा है, डिहाइड्रेट का मतलब होता है किसी चीज से पानी को रिमूव करना, हटाना पानी को। तो हम यहाँ पे इथेनॉल को डिहाइड्रेट करने वाले हैं, इसमें से पानी को हटाने वाले हैं, और चेक करते हैं जब पानी को इथेनॉल में से हटा दोगे तो क्या कंपाउंड हमारे पास तैयार होगा। तो C2H5 ले लिया हमने, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं। और डिहाइड्रेट ऐसे ही नहीं होगा, यहाँ पे हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारे सामने देखने को मिलता है इथीन, और इससे अलग हो जाता है पानी। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, आप इसको लिख सकते हो C2H4। तो हमें इथीन मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड को वापस से अनसैचुरेटेड बना दिया, यानी हमने हाइड्रोजनेशन में जो सीखा था ये उसका उल्टा हो रहा है। हाइड्रोजनेशन में हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदलते थे, और यहाँ पे हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड को बदल रहे हैं अनसैचुरेटेड में। तो इस H2SO4 को थोड़ा ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि इथेनॉल को डिहाइड्रेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और क्या बना देता है हमारे पास, इथीन बना देता है और पानी को रिमूव कर देता है। तो एस्टरिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ऊपर कर देते हैं एस्टरिफिकेशन।
तो अभी तक जो पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंबशन, हमारा इथेनॉल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरीके से जल जाता है, यानी एक एक्सीलेंट फ्यूल है। तो इसको हम पेट्रोल वेट्रोल में डाल के एडिटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा फ्यूल है हमारे पास, पूरी तरीके से जल जाता है। क्या बनाता है? CO2, वाटर एंड हीट प्लस लाइट भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें, कंट्रोल्ड कंबशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा रहे हैं, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो इनकी मदद से हमने इसको कंट्रोल कंबशन किया, जिसमें बनाया इसने इथेनोइक एसिड एंड वाटर। तीसरी चीज है अपनी टेस्ट है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पे हमने इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास एक सॉल्ट तैयार हुआ, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज हुई भाई? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल की बात करें तो इथेनॉल को हमने रिएक्ट कराया सोडियम मेटल के साथ में, और यहाँ से गैस रिलीज हुई हाइड्रोजन। ये खूबी है, जब भी कभी सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं जो कंपाउंड दिया था वो सच में इथेनॉल है कि नहीं है। पॉप साउंड आना चाहिए, कोई भी बर्निंग मैचस्टिक इसके पास ले जाके आप पता कर सकते हो। डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन का उल्टा होता है यहाँ पे। इथेनॉल में से पानी के मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, 170 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे हीट किया, तब जाके हमारे पास इथीन और पानी अलग हो गया। यानी हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी डिहाइड्रेशन। लास्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी की है एस्टरिफिकेशन। तो इसे रब कर देते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, एस्टरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन और एस्टरिफिकेशन में से कोई ना कोई एक जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, हम अपने इथेनॉल को C2H5OH को रिएक्ट कराते हैं इथेनोइक एसिड के साथ। यहां से शुरू करते हैं। C2H5OH को रिएक्ट कराते हैं इथेनोइक एसिड जो कि है CH3COOH, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसमें कुछ बूंदे हम डाल देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की, और इसे कन्वर्ट होने देते हैं। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3COO, और ये जो C2H5 है ये आके जुड़ जाएगा, प्लस पानी अलग हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या बन गया? इथाइल एथोनेट, जिसे हम ईस्टर भी बोलते हैं, और पानी रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में खास चीज ये है कि जब भी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं एक प्लीजेंट सी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, जिसका यूज हम कैंडीज में करते हैं, टॉफीज में करते हैं, ठीक है। एक तरीके से मान लो परफ्यूम्स बनाने में करते हैं। तो ये जो हमारे सामने कंपाउंड तैयार हो रहा है ये हमारा इथाइल एथोनेट या फिर ईस्टर कहलाता है। इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है इथेनॉल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है हमने इथेनॉल। छोटा सा टॉपिक है कि भाई यूजेस, इथेनॉल के बहुत सारे यूजेस हैं, जिसके अंदर हम पेंट, डाइज, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, कैंडीज में यूज करते हैं, ठीक है। और ड्रिंकिंग पर्पस में भी बेवरेजेस के तौर पे यूज करते हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत हैं। अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपको लत लग जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हो, लीवर किडनी आपके ख़राब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कई बार आपको देखने को मिलती है कि भाई कई लोग याददाश्त खो देते हैं, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है इससे, कई लोगों की आईसाइट भी जा सकती है इससे। और अगर हम बात करें कि घरों में लड़ाइयाँ होती है इसके नाम पे, पैसे ज़्यादा वेस्ट किए जाते हैं, एडिक्शन देता है ये, और आपके सोचने समझने की पावर को स्लो कर देता है, ठीक है। यानी आपके नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, जिससे आप डिसीजन नहीं ले पाते। ऊपर से ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज। डीनेचर्ड अल्कोहल एक टर्म है, डीनेचर्ड अल्कोहल, इसके बारे में समझने की कोशिश करना। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब होता है अल्कोहल का नेचर चेंज करना ताकि वो अनफिट हो जाए ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी कि टैक्स से बचने के लिए ये बोलती थी कि हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं लेकिन दवाई बनाएंगे, लेकिन वो दवाई नहीं बनाते, उसको बेवरेजेस के तौर पे बेच देते थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या कहा कि अगर आप मेडिसिन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं अल्कोहल को, तो उसके अंदर कुछ कंपाउंड, कुछ पॉइजनस कंपाउंड्स को ऐड करना पड़ेगा, जैसे मिथेनॉल हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। इसको जैसे ही आप ऐड करोगे, अब वो जो ड्रिंक है, वो जो इथेनॉल है हमारे पास, उससे आप सिर्फ दवाइयाँ बना सकते हो, उसको पीने के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ कंपाउंड्स का यूज़ करके, कॉपर सल्फेट या मिथेनॉल का यूज़ करके अनफिट कर दिया या नेचर को बदल दिया इथेनॉल के, ताकि उसे ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पे यूज़ ना करके दवाइयाँ ही बने। इसलिए इसको नाम दिया जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। काफ़ी आज के लिए, थैंक यू।